दोस्तों आज का जो विषय हमारा है वो है साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड। इन दोनों विषयों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और एक्चुअल में ये इंटरेस्टिंग क्यों है और इसने हमारे देश को एक ऐसे आधार बना दिए जिसमें 1935 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार अधिनियम, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बन के आया था, जिसके आधार पर हमारे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। तो हम देखेंगे उसी में कुछ एडवांस चीज़ें, तो आप समझे क्या है। साइमन कमीशन होता है, ये एक्चुअल में 1929 में आना था, लेकिन बट ये 2 साल पहले ही आ गया। तो 2 साल पहले आ गया तो इन्होंने क्या करा, सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन ने इसको क्या करा, इसको लीड करा। इसको लीड करने के पीछे कारण थे कि क्योंकि ये सर जॉन साइमन थे, ये एक पॉलिटिकल लीडर थे। यानी कि अगर मैं बात करूँ इनकी लाइफ की, तो इनकी लाइफ ब्रिटिश में इन्होंने अब जो लाइफ बनाई है वो अपनी लाइफ बनाई पॉलिटिकल लीडर। और पॉलिटिकल लीडर क्या था, सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो अपने आप में क्या है, बड़ा कूटनीतिज्ञ है। ये अपने आप में बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो बड़ी भयंकर रिपोर्ट बनाई, जो हमारे देश को पूरा का पूरा बांटने वाली रिपोर्ट थी। यानी कि अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश की, किसी भी ब्रिटिश की बात करता हूँ मैं, तो हर एक ब्रिटिश ने हमारे देश को लूटने की कोशिश करी है, बांटने की कोशिश करी है। उसने क्या करा है, बांटो और राज करो, यही इनकी पॉलिसी अभी तक चलती है। और मैं बता दूं ये पॉलिसी अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। बट स्ट्रेटजी क्या है, जैसे जैसे सरकार आती जा रही है, सरकार उसे चेंज करती जा रही है। मैं आपको बता दूं, जैसे एंग्लो इंडियन का जो रूल था हमारे भारत में, अब वो क्या है, अबॉलिश कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। अब ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि भाई एंग्लो इंडियन के लिए सरकार, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की बात करूं, हमारे राज्य सरकार की बात करूं, जो इनको सीटें निर्धारित थी वो सीटें अब क्या कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी सीटें नहीं बची हैं, ये आप दिमाग में रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन था 1927। स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब आप समझ लें कि ये क्या था, इसको एक राइट मिला हुआ था, अधिकार मिला हुआ था। एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हम बात करें वहाँ के थे ब्रिटिश के, उन्होंने इसको पास करके दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी तरह काम करेगा। यानी कि ये कमीशन जो बनेगा ये गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म किया हुआ कमीशन था। कहाँ की गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में फॉर्म किया था। तो वहाँ से ही कमीशन रेडी हो जाता है, 1927 में रेडी होकर आता है। तो उसमें होता क्या है कि 7 मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर के इस कमीशन को बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो कि 7 मेंबर होते हैं। अब इन 7 मेंबर में जो सर जॉन साइमन होते हैं, सर जॉन साइमन क्या होते हैं, इसके मुख्य अधिकारी के रूप में चुने जाते हैं। यानी कि सर जॉन साइमन क्या करेंगे, इस 7 मेंबर्स की जो कमीशन होगी उसको लीड कर रहे होंगे, आयोग को लीड कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल वर ब्रिटिश, सभी ब्रिटिश थे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या था कि सभी ब्रिटिश थे। ब्रिटिश का मतलब क्या है कि वो ब्रिटेन के थे। कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज थे, अंग्रेज ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिश ही कहलाते हैं। अंग्रेज क्या है, अमेरिका के भी अंग्रेज कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो दोनों की जगह क्या कहलाते हैं, वो अंग्रेजी कहलाते हैं। बट ऐसा नहीं है, बट हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश ने क्या करा, ऑल वर ब्रिटिश, यानी वो सभी के सभी क्या थे, ब्रिटिश थे। नेक्स्ट आते हैं, 1930 में रिपोर्ट पेश की तथा देश शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। तो आप इसमें जो समझेंगे द्वैध शासन प्रणाली का मतलब समझ लें पहले, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली हमें टर्म्स समझ में नहीं आती, तो टर्म्स पे ही ध्यान देंगे हम। द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ है कि 2 जगह पे शासन चलना, 2 तरीके से शासन का चलना, यानी 2 सरकार चलने का मतलब है, आप ये मान के चलें। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, ब्रिटिश अपनी सरकार तो चला ही रहे थे, साथ साथ में जो देसी रियासतें थी वो भी अपनी सरकारें चला रही थी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा द्वैध शासन प्रणाली, मोटे तौर पर आप इतना दिमाग में रखें। राज्यों में सरकारों का विस्तार, अब सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट अगर बना रही है, कुछ रूल बना रही है, तो ब्रिटिश ने जो भी रूल बनाए हैं वो क्या कर रही थी, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही थी। तो वो राज्यों में क्या करना चाह रही थी, अपने आप को और अच्छे से एक्सपेंड करना चाह रही थी। वही कहना चाह रहा है कि राज्यों में सरकारों का विस्तार, सरकार क्या कर रही है, अपना विस्तार सरकार अपना विस्तार राज्यों में करती जा रही है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश है। ये आपको पता होगा 1909 में जो सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, अगर परिषद में जो सीट निर्धारित कर दी गई थी, कि अगर फिक्स कर दी गई थी सीटें कि भाई सांप्रदायिक रूप से, यानी कि मैं बात करूं सिख के लिए और मुस्लिमों के लिए एक सीट फिक्स कर दी गई थी। उस सीट फिक्स करने को 1909 में तैयारी कर दी गई थी, उसी को उसने क्या करा, जारी रखा। इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक रूप से आप मोटे तौर पे समझे, कभी भी सांप्रदायिक अगर रूप से बांटने की बात आ रही है तो आप देश को समझे कि देश को बांटा जा रहा है, किस रूप में, इनको कम्युनल रूप में बांटा जा रहा है। और ये बहुत गलत स्टेप था, और ये हमारे लिए एक बहुत गंदा, देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गंदा एक स्टेप रखा गया है। और इस स्टेप ने हमारे देश को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। और आज भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं निचले वर्ग की बात करता हूं, तो आज हमारे हिंदू समाज में भी अगर देख के चलें, या मुस्लिम समाज में भी अगर मैं बात करूं, तो उनके अंदर भी अगर देख के चलें तो बंटवारा होता जा रहा है। नेक्स्ट
आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के साथ मिलकर 3 गोलमेज सम्मेलन किए। तो आप समझेंगे क्या आयोग के प्रस्ताव, यानी आयोग के जो भी उसके प्रोविजन थे, उन प्रोविजन के आदेश पर क्या हुआ, विचार किया गया। विचार करने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के साथ मिलकर 3 गोलमेज सम्मेलन किए। अब इसमें समझेंगे आप क्या होगा, ब्रिटिश भारत का मतलब क्या समझ गए आप कि एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, ब्रिटिश लोगों का शासन है, लेकिन देशी रियासतें क्या थी, जहां पे ब्रिटिश लोगों का शासन पूर्ण रूप से नहीं था। वहां के राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे, उसको डील करते थे और वहां के रूल फॉलो करते थे। बट वहां पे दोनों तरीके से शासन किया जा रहा था, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली थी, क्योंकि वहां पे सेंटर का भी चल रहा था और स्टेट का भी चल रहा है। इसके मैं कहूँगी देशी रियासतों का भी चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, इनके साथ में मिलकर 3 गोलमेज सम्मेलन किए। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोल सम्मेलनों के पीछे कारण क्या था, यही था कि भाई कुछ लोग क्या थे कि मान नहीं रहे थे और उनको ये देखना था कि हमारे देश में जो भारत में जो रूल बनाए जाएंगे वो रूल किस बेस पे होंगे। तो इसीलिए क्या गए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और लेकिन ये सक्सेसफुल कभी नहीं हुए। ठीक, तो गोलमेज सम्मेलन के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जारी और प्रवर समिति के समक्ष इसे रख दिया गया। संवैधानिक सुधार कहें कि अगर मैं एक तरीके से इन्होंने एक लीगल एक नोट रेडी कर लिया, उस नोट में क्या कर दिया, इन्होंने सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती हैं। वही एक श्वेत पत्र के रूप में, यानी कि इन चीज़ों को मंजूरी मिल चुकी है, आप इसे ऐसे डील करके चलेंगे। ठीक है, और प्रवर समिति के समकक्ष किससे रख दिया, प्रवर समिति की समझ लें आपके गिवन डिपार्टमेंट। अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर मैं कहूँ हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करता हूँ तो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करता हूँ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, यानी जो एक हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो डील कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रवर समिति। अगर मैं कहूँ परिवर यानी पर्टिकुलर के लिए, तो ऐसी अगर मैं बात करूँ तो परिवर की, तो प्रवर समिति के समकक्ष इसको क्या कर दिया गया, इसको डील करने के लिए दे दिया गया। यानी ये अब क्या करेगी, प्रवर समिति इसको देखेगी। आगे देखते हैं, सुधार कर 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया। यानी कि इसको क्या करा गया, जो सर जॉन साइमन कमीशन ने, सर जॉन साइमन थे, इनका जो कमीशन था, उस कमीशन में क्या निकल के आया, जो भी निकल के आया है उसमें सुधार कर क्या किया गया, सुधार किया गया। सुधार करने के पीछे कारण क्या थे, उसके ध्यान रखें। सुधार करने के पीछे जो मुख्य कारण थे ये थे कि भाई देश में 1857 के बाद में रिवॉल्ट शुरू हो गए थे। तो रिवॉल्ट शुरू होने के बाद में आप देख के चलें तो देश में आईएनसी थी जो देश को लीड कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो देश को लीड कर रही थी, और वही हमें बता रही थी कि भाई हमें क्या करके चलना है। लेकिन बट ऐसा नहीं था, ये हमें क्या कर रहे थे, बांटते जा रहे थे। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में जो भी चीज़ें हैं, देश के लोग कह रहे थे कि भाई ये रिपोर्ट तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम जो बना रहे हो वो नियम हमें पसंद नहीं है। तो उनको नियम बनाने के लिए क्या किया गया, इन्होंने कहा कि भाई इंप्रूव उससे किया जाए, यानी कि उसे कुछ चेंजेस किए जाए, चेंज करने के बाद में उसे बनाया जाए। तो वही सुधार कर दिए गए। सुधार कर 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया। यानी कि अगर मैं 1935 के अधिनियम को देखूं तो वो अधिनियम कुछ नहीं है, सर जॉन साइमन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट पर आधारित सारे के सारे नियम बनाए गए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 3 साल के अंदर में ये रिपोर्ट तैयार हुई थी। 3 साल में इन्होंने क्या करा था, 3 साल में इन्होंने देश को बर्बाद करने का एक ढांचा तैयार कर दिया था, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया था कि देश को ऐसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ रहा है। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कम्युनल अवार्ड। आप ध्यान रखेंगे कम्युनल अवार्ड एक तरीके का एक तोहफा दिया हुआ है, जैसे सरकार कभी एक तोहफा दे देती कि हाँ भाई हम तुम्हें सब्सिडी देंगे। तो इस तरीके का ऐसा तोहफा दिया था, किसने दिया था, आप ध्यान रखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो हम देखते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट किया, मैं कहूँ कि एक उन्होंने घोषणा कर दी थी। यानी कि ये प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री की भी सोच देख रहे हो क्या है उस समय कि देश को मैं लूट लूँ, भारत को कैसे ना कैसे लूट लूँ। यानी अगर मैं किसी भी ब्रिटिश की बात करता हूँ, जो भी ब्रिटिश है उसने कभी भी हमारे देश को पॉजिटिव नहीं सोचा है। उसने जो भी चीज़ सोचा है, क्या सोचा है, अपना हित सोचा है, और अपने हित को रखते हुए उन्होंने देश को लूटने के लिए हर एक वो स्कीम बनाई है जिसमें देश को तोड़ा जा सके और लूटा जा सके। ये आप ध्यान रखेंगे। इसने क्या घोषणा की, उसने घोषणा करते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और दलितों के लिए क्या किया गया, अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। यानी इसने कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे, इनके लिए अलग निर्वाचन करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर इन्हें परिषद में आना है तो परिषद में इनकी जो सीट निर्धारित की जाएगी, और वो कौन चुनेगा, चुनने वाले व्यक्ति भी पर्टिकुलर मान के चलो सिख समुदाय है, तो सिख समुदाय के लिए क्या किया जाएगा, सिख समुदाय पर्टिकुलर अपनी सीट, जैसे मान लो कि पंजाब में 158 सीट थी, 158 में से 30 सीटें उस समय क्या था कि पंजाब के सिर्फ सिखों के लिए रिजर्व कर दी गई। तो ऐसी ही कुछ सीटें निर्धारित कर दी गई, और जिससे क्या होगा, सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही उस पर वोट देंगे और वही वोट देके यहाँ पर आएंगे। और वोट भी कितने लोग दे पाते थे, एटलीस्ट 10% मान के चलो लोग वोट देते थे, और उन्हीं के पास राइट थे वोट डालने के। ठीक है, तो
तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ और बता दूँ, एंग्लो इंडियन की जब बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व नहीं है, ना तो लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ही विधानसभा में, ना विधान परिषद में। इसको अबॉलिश कर दिया है सरकार ने, इसको अपील कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। यानी अब सरकार को उसने क्या कर दिया है, अप्रचलित घोषित कर दिया कि अब ये नियम नहीं रहेगा। इस नियम को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को लेकर आपको कोई समस्या रहनी नहीं चाहिए। अब एंग्लो इंडियन भूल जाओगे, अब एंग्लो इंडियन कुछ है, ठीक है। हालांकि इनकी कुछ एक लोग मतलब कहते हैं कि 300-400 के लोग आसपास इनकी संख्या है हमारे भारत में, 300-400 के आसपास। हो सकती है इससे ज़्यादा हो, बट अभी जब जो सामने आई है वो 300-400 के आसपास जो संख्या है। चलो आगे हम देखते हैं। गांधी जी व्यतीत, आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो गांधी जी अपने बहुत ज़्यादा पीक पर थे, तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने जब ये पता पड़ा कि भाई इन्होंने दलितों के हिसाब से क्या करा गया, देश को बांटने की कोशिश की गई। यानी दलितों को भी इन्होंने क्या करा, जब तक चल रहा था कि कम्युनल चल रहा था, लेकिन अब क्या करा इन्होंने, कम्युनल के बीच में भी अंदर से अब धर्म को लेकर भी आ गए, ठीक है। अब मैं बात करूं हिंदू धर्म की, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं या हिंदू कम्युनिटी की बात करता हूं, तो हिंदू कम्युनिटी में क्या होता है आप देख लेंगे, या हिंदू समुदाय में बोलूं तो मैं, इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको जो बनाया गया था ना, अगर कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, अब मैं कोई सा भी जगह यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रही है ना, आप बड़ी बड़े वेद भी उठा लेंगे या वेदों के सार भी उठाएंगे, तो कईयों ने गलत सार निकाल रखे हैं, लेकिन जो सार, जो असली सार हैं वो क्या निकल के आए हैं, उन्होंने इसको काम के बेस पे डिवाइड किया है। इंसान का जो काम होगा ना, उस काम के आधार पर उसे क्या किया गया था, बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो पढ़ा लिखा व्यक्ति थी होता था। अगर आज के समय में मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है। और देश के प्रति अगर मैं कहूँगा, वो उसकी जो लड़ाई के प्रति अगर मैं कहूँ, अगर वो क्या करता है, बचाता है किसी को, तो वो क्षत्रिय कहलाया था। यानी कि जिसकी शक्ति क्या है, हाथों में शक्ति है, पावर है, वो क्या करता था, क्षत्रिय कहलाता था। यानी कि वो लड़ने के क्षेत्र में क्या था, लड़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे था, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य कौन होते थे, जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उनको कहा जाता था। शूद्र कौन थे, जो छोटे मोटे बुनने के काम करते थे या साफ सफाई के काम करते थे, ठीक है। जिन्हें छोटे छोटे काम जो किया करते थे उनको क्या गया, शूद्र कहा गया। इस वर्ण व्यवस्था को इसलिए बनाया गया था ताकि इनको क्या गया, कैटेगराइज कर दिया गया था। बट ये कैटेगराइज इस बेस पे नहीं किया गया था, जाति के आधार पर नहीं था, ये किसके बेस पे था, काम के बेस पे था। लेकिन हमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमें तो भाई इनको जो बांटा गया है वो जाति के आधार पे बांटा गया है, ये गलत तरीके से हमें सामने रखा गया है। तो हुआ क्या कि अब इसमें से क्या किया गया, इस कम्युनिटी को, यानी कि अगर मैं शूद्र की बात करूं, इनको दलित के रूप में देखा गया। यानी कि ये शूद्र क्या है, दलित हैं। अब इन दलितों को क्या किया गया, दलितों को इन्होंने क्या करा, बांटना शुरू कर दिया। यानी इस हिंदू कम्युनिटी से अब दलित क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। अब भाई दलित अलग होंगे तो सिंपल सी बात है, वैश्य कहेंगे कि भाई हमें भी अलग किया जाए, ठीक है, हम क्यों भाई तुम्हारे साथ में रहे। यानी कि ये हिंदू को भी ही तोड़ने की पूरी कोशिश कर चुके थे। यानी इन्होंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी किसी को तोड़ने के लिए, और ये हुआ भी। दलितों में फाइनली क्या हुआ, दलितों को आरक्षण मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दलितों के लिए आरक्षित किया गया। यानी फाइनली इन्होंने क्या करा, दलितों के लिए भी आरक्षण दे ही दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या होता है, पूना समझौता या पूना संधि हम किसे कहते हैं। पूना पैक्ट अब हम देखें, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हुआ गया 1932 के आसपास में जब ये चीज़ पता पड़ती है गांधी जी को, तो गांधी जी कहाँ पे थे, पूना में थे। गांधी जी पूना में थे। पूना में वो बहुत ज़्यादा व्यथित हुए, उन्होंने क्या करा कि भाई अब तो इन्होंने हमारे ऊपर हद ही कर दी। हद कैसे कर दी कि इसने कम्युनिटी को ही बांटना कर दिया, पर एक कम्युनिटी के अंदर घुस के बांट रहे हैं अभी। यानी कि अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो हिंदू कम्युनिटी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, यानी कि हिंदू को तोड़ने की कोशिश करी। और इसमें क्या होता है कि वो काफ़ी व्यथित होता है और पुणे की नर्मदा जेल में अनशन शुरू कर देते हैं। यानी पुणे के अंदर नर्मदा जेल है, उस जेल के अंदर में क्या करते हैं, ये वहाँ पे अनशन शुरू कर देते हैं। और अनशन को देखते हुए क्या होता है, आईएनसी उस समय बहुत ज़्यादा आगे निकल के आ रही थी। आईएनसी और मैं बात करूँ दलितों के कुछ नेता बहुत ज़्यादा उभर के आ चुके थे, ठीक है। तो आईएनसी और दलितों के नेताओं के बीच में एक क्या हुआ, एक पैक्ट हुई, एक संधि हुई या एक समझौता हुआ, ठीक है। यानी दलितों के बीच में और आईएनसी के जो कांग्रेस के जो नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके बीच में समझौता होता है। उस समझौते को ही पूना पैक्ट कहा जाता है। अब आईएनसी से कुछ लोग आते हैं और वो गांधी जी को देखते हैं कि भाई गांधी जी आप तो अनशन पे बैठ गए हो, अब देश को कौन कैसे चलेगा, अब देश को आप जैसे प्रखर नेता की ज़रूरत है और आप ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा देश कैसे इस बड़ी समस्या से डील कर पाएगा। तो आप इसी में देखेंगे क्या कि आईएनसी के नेता और दलित नेताओं के बीच में क्या होता है, एक
संधि होती है या एक समझौता होता है, उसी को पूना पैक्ट कहा गया है। आपको यहाँ तक दोस्तों सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आज आपको दोनों के दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। सर जॉन साइमन का जो कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन को अगर मैं कहूँ साइमन कमीशन, इसलिए उसका नाम पड़ा था क्योंकि सर जॉन साइमन ने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसको लीड करा था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों के दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। आपको मैंने कम्युनल अवार्ड भी समझा दिया। सर जॉन साइमन का जो कमीशन है, साइमन कमीशन, मैंने इसको भी डिटेल में आपको बता दिया है। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगर मैं देखेंगे हम तो 1935 का एक्ट देखेंगे, यानी कि 1935 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखते हैं। उसके बाद हम संविधान के अंदर में क्या क्या मूल धारणाएं हैं अंदर, उसको हम डिटेल से और जानेंगे। तो मिलता हूं मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।